हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैक नोमैड्स। इस वीडियो में यार हम सी डी एस 1 2026 के PYQs कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देखो, पार्ट 1, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। सो यार इस 14th क्वेश्चन में एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, वाई कैन डू इट इन 6 days। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ दोनों का। आ जाएगा 12। एक्स की एफिशिएंसी 4 3 होता है 12, तो एक्स की एफिशिएंसी 3, 6 2 होता है 12, तो वाई की एफिशिएंसी आ गई 2। तो पूछा क्या है, इफ एक्स एंड वाई वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद एक्स, एक्स से स्टार्ट किया, देन द पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन द 5th डे। तो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, तो 3 2 3 2 3, तो 3 2 5, 3 2 5 10 13। हाँ, तो पांचवें दिन में ना 13 यूनिट्स काम हो जाएगा, जबकि वर्क है 12 ही। तो हाँ, पांचवें दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड देखते हैं, इफ एक्स एंड वाई वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद वाई, देन द पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड इन लेस देन 5 days। चलो देख लेते हैं, वाई से स्टार्ट कर लेते हैं। वाई की एफिशिएंसी थी 2, पहले लिख ली। फिर 3x की, अल्टरनेट चल रहे हैं ना दोनों, तो उस हिसाब से 2 3 5, 2 3 5 2 12, ये पांचवें दिन यार कंप्लीट हुआ काम। तो नॉट, इधर लिखा है लेस देन 5 days, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ए, विच इज़ 1 ओनली। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 12 men वर्किंग, मल्टीप्लाई होगा, वर्किंग 8 hours a day, है ना, कैन कम्प्लीटली बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ। अब लेंथ की ये यहाँ पे सारी वो है, स्पेसिफिकेशन दी हुई है, इन 10 days। तो बेसिकली मैन या जो भी पीपल हैं, वुमेन भी हो सकती हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कितने डेज वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये दी हुई है, लेंथ है इसकी 100 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर है इसकी हमारे पास ब्रेड्थ, एंड हाइट है हमारे पास 5 मीटर्स। तो अगर मैं इसको सारे को सेंटीमीटर में कर लूँ, तो 1000 सेंटीमीटर इंटू में 20 सेंटीमीटर इंटू में 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, नीचे जो भी वर्क आता है ना उसका रेशियो नीचे आता है। मतलब जो भी वर्क होता है, इन्होंने कितना काम किया, इतना काम किया, तो वो नीचे आएगा इसके। ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, अब पूछा है हमारे से डेज, उसको मान लेते हैं हम एक्स। 16 men वर्किंग 10 hours a day, 10 hours a day, ये भी वही आ गया। पीपल कितने, एक सेकेंड, कितने वो घंटे काम कर रहे हैं, कितने वो दिन के लिए काम कर रहे हैं, अपॉन में रिक्वायर टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 200 मीटर्स। 200 मीटर्स इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। एंड ब्रेड था 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये आ गया। 50 से 50 डायरेक्ट कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, दो, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए, 2 से 2 कट गया, एंड हमारे पास बचा कुछ, हाँ 6 बच गया है। इस 0 से ये 0 कट गया, 8 2 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, तो 6 2 ज़ा 6 6 ज़ा 36। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। ठीक है, ये वाला 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। तो जब भी हमारे को ऐसे कुछ दिया हो कि उसमें कुछ लोग कुछ घंटे, दिन, मतलब कुछ दिनों के कुछ घंटे काम कर रहे हो, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करके, और नीचे अगर वर्क दिया हो कि उन्होंने इतना काम कंप्लीट किया, तो नीचे अपॉन में उनके वर्क आ जाता है। ठीक है, और रेशियो में वो वर्क आ जाता है। तो उस हिसाब से हमने सारा सॉल्व कर लिया, तो x इज इक्वल टू 36 हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अ ट्रेन P स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन X, X से एक ट्रेन है P, वो स्टार्ट करती है फॉर स्टेशन Y, फॉर स्टेशन Y, एंड अनदर ट्रेन Q स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन Y। अच्छा, ये इस साइड आ रही है, ये इस साइड आ रही है, एट द सेम टाइम आफ्टर पासिंग ईच अदर। मान लो यहाँ पे ये मिल गई और पास कर लिया इन्होंने एक दूसरे को। P को लग रहे हैं 4 घंटे Y पहुँचने के लिए, और Q को लग रहे हैं कितने, Q को लग रहा है सिर्फ 1 घंटा, ठीक है, पहुंचने के लिए, टू रीच X। इफ द एवरेज स्पीड, यार इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है इसका, S1 अपॉन में S2। जब भी कोई दो ट्रेन या दो कार्स किसी दो पॉइंट से एक दूसरे की तरफ चल रही होती हैं, है ना, और वो किसी पॉइंट पे मीट करने के बाद, वो मीट मतलब क्रॉस करने के बाद, ये वाली जो ट्रेन है मान लो X, इसको ये जो टाइम लगेगा, इसको मान लो T1, और ये जो ट्रेन है Y, इसको जो टाइम लगेगा इधर से इस साइड को जाने को, एक सेकेंड, इस साइड को जाने को, ये जो टाइम होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है
एस ऑफ वन अपॉन में एस ऑफ टू, स्पीड ऑफ वन अपॉन में स्पीड ऑफ टू इज इक्वल टू अंडर रूट स्पीड ऑफ टाइम ऑफ टू अपॉन में टाइम ऑफ वन। तो ये अगर x की है तो ये x की स्पीड है, तो x का टाइम यहाँ पे आ जाएगा, और स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू स्पीड ऑफ y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो x था इसकी जो स्पीड है और इसका जो टाइम है वो मैंने एक स्पीड यहाँ पे आया, टाइम यहाँ पे आया, और स्पीड ऑफ y यहाँ पे आया, टाइम ऑफ y यहाँ पे आया। थोड़ा साफ साफ लिख के बता देता हूँ। स्पीड ऑफ x अपॉन में स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ y अपॉन में टाइम ऑफ x। मतलब एक दूसरे के क्रॉसिंग में लिखना है आपको चीज़ों को। बट हमारा क्वेश्चन ये है तो हम ये कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास दी हुई है स्पीड ऑफ p विच इज़ 60 किलोमीटर्स पर आवर। ये स्पीड ऑफ q आएगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ q, एंड p को कितना टाइम लग रहा है, p टेक्स 4 आवर्स, p को लग रहे हैं 4 घंटे, एंड q को लग रहे हैं हमारे पास q को लग रहा है हमारे पास 1 घंटा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ p है हमारे पास 60 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में स्पीड ऑफ q। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ q, तो स्पीड ऑफ q आ जाएगी हमारे पास 62 ज़ा 120 आ गया हमारे पास आंसर। सिंपल क्वेश्चन था यार ये भी। आगे चलते हैं। तो यार ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे एंड इट विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। तो ये इसकी स्पीड थी विदाउट स्टॉपेज और ये इसकी स्पीड थी विद स्टॉपेज। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं यार पहले। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 240 किलोमीटर्स। ठीक है, तो विदाउट स्टॉपेज इसको लगे 4 घंटे। ठीक है, एंड विद स्टॉपेज इसको लगे 5 घंटे। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 240, 5 घंटे लगे। तो 5 घंटे में ये 1 घंटा लेट होगी ना +1, तो 5 घंटे में ये 1 घंटा रुक गई। तो ये 1 घंटे में कितनी कितनी देर रुकी होगी, यही पूछा है ना, हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। तो 1 घंटे में ये 1/5 घंटा रुकी है। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, 5 1 5, 5 2 10, इट इज 12 मिनट्स इज द आंसर। 1 घंटे में ये 12 मिनट रुकी। उसकी एवरेज स्पीड 60 से ड्रॉप होगी 48 मिनट्स, और इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो 5 घंटे हो गया टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन गोज डाउन स्ट्रीम एट x किलोमीटर्स पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम भी आपको हेल्प कर रही होती है, तो वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। तो उसमें स्पीड ऑफ बोट होती है, माइनस में स्ट्रीम की स्पीड आपके अगेंस्ट होती है, तो माइनस में v। बाय द सेम बोट व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ वाटर। तो इसमें हमारे को यू रेशो वी पूछा हुआ है। ठीक है, यू रेशो वी पूछा हुआ है, तो यू रेशो वी पूछा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे कर लूँगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको ऐड कर लिया, 2u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। ठीक है, और सेम केस में अगर मैं u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स है, u माइनस वी इज इक्वल टू वाई, अब मैं इसको साइन चेंज कर देता, यहाँ पे प्लस कर देता और यहाँ पे माइनस करता, u से u कट जाता, 2v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो v आ जाता हमारे पास x माइनस वाई अपॉन में 2। तो u रेशो v जो हमारे से पूछा हुआ है, u रेशो v ये आ जाता x प्लस वाई, 2 से 2 कट जाता है यार, है ना, x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई, तो ये आ जाता हमारे पास c इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let q is equal to x square plus bx plus c if the sum of roots is equal to the product of the roots of the equation. Sum of roots होता है b माइनस बी अपॉन में a, ये होता है सम ऑफ रूट्स। b हो गया इसमें ये यार यहाँ पे, ठीक है, और a हो जाता है हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास c अपॉन में a, ये दिया हुआ है इक्वल, है ना, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए से ए कट गया, माइनस बी इज इक्वल टू में सी। ठीक है, तो इस सी को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, इस इक्वेशन में डाल दूँ, एक्स स्क्वायर एंड माइनस सी, माइनस बी था ना, तो इसको अगर दोनों साइड माइनस है तो बी इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो माइनस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल, मतलब इक्वेशन थोड़ी सिंपल बन गई। तो पहले क्यू कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यस,
हाँ भाई, क्यों हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। कैन भी पूछा है, कैन एंड कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। तो सी की अगर मैं वैल्यू 4 डाल दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी वो ले लूँगा कॉमन। कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं जो जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आता है और ऐड करके भी 4 आता है, तो 2 होते हैं, तो x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यस, क्यू कैन बी, क्यू है इस पूरी इक्वेशन को बोला हुआ है, इट इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, यस क्यू कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी चेक करते हैं अब। एक्स एक्स इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी क्यू इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। यार ये तो गलत है, ठीक है। प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव ही होगा हर केस में, एक्स की कोई भी वैल्यू डाल लो आप तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे मैं 8x प्लस 8 कर लेता हूँ, ठीक है। तो x माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर x को अगर मैं 4 डालूँ तो ये तो यार नेगेटिव आ रहा है प्रॉपर, है ना। तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि -8 आएगी ना फिर। तो ये तो क्वेश्चन फिर, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज़ द आंसर, ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई इज 4 रेशियो में 5, एंड ये 5.k है या फिर ओके, लेस देन 10 ईयर्स। अच्छा, के है हमारे पास जिसकी वैल्यू लेस देन 10 ईयर्स है, ठीक है। लेस देन 10 ईयर्स अगो दिस रेशियो वॉज 1:2, मतलब के ईयर्स है बेसिकली, इसको काट दो, ये के की वैल्यू उन्होंने लेस देन 10 ऐसे हमारे को बता के रखा है बस, ठीक है। के ईयर्स अगो दिस रेशियो वॉज दिस, ठीक है। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल इफ द एजेस आर एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीट ईयर्स, ओके। तो 4x माइनस में के अपॉन में 5x माइनस में के, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। 8x माइनस में 2k इज इक्वल टू 5x माइनस में k, ये आ गया 3x इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 3x, x की वैल्यू है 1 और k की वैल्यू है 3, ठीक है। तो अब इसमें कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इफ़ द एजेस आर एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीट नंबर्स, तो एक तो होगी 1/3, ठीक है। एक तो वैल्यू होगी इसकी 3, अगर x को मैं अगर 2 डाल दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, और 3 डाल लूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये तो होगी 3 वैल्यूज़। और इसके अलावा यार अगर मैं 4 डालूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 ज़ा 12, और हमारे पास दिया हुआ है कि k इज़ लेस देन 10, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 2 3 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं k की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार इसमें हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 होती है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 रेज टू द पावर 27, माइनस में 3 की पावर 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर एंड 40 माइनस में 3 रेज टू पावर 79, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर 81 माइनस में 3 की पावर 80 और 3 की पावर 79। तो 3 की पावर 79 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ पे बचेगा 1। तो 3 की पावर 79 है, 9 माइनस में 3 माइनस में 1, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 9 में से 4 चला गया 5, 3 की पावर 79 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इस चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा। 3 से तो हो ही जाएगा, इतने सारे 3 हैं। 9 से भी हो जाएगा यार, 3 3 सा 9 होता है, वो कितने सारे 9 है इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा मोर देन 3, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे को बोला यार कि HCF P और Q का HCF हमारे पास है, इनका HCF है G, ठीक है। तो यार P को मैं मान लेता हूँ GA एंड Q को मान लेता हूँ मैं GB। इसका रीज़न क्यों है, क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई दो नंबर है, 5 और 10 ले लो, ठीक है। 5 और 10 नंबर है, इनको P और Q मान लो।
इनका एच सी एफ है, इनका एच सी एफ क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इनका एच सी एफ आ गया 5, तो ये मान लो आप जी। ठीक है, अब जी ए, ये जो 5 है ना, 5 पी की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये इज इक्वल टू जी है हमारे पास एच सी एफ, तो ये आ गया हमारे पास जी 5, और ए है हमारे पास 1 जो इसका को प्राइम नंबर है। ठीक है, और वैसे ही क्यू है, क्यू हमारे पास 10 है, तो इसमें जी की वैल्यू है हमारे पास 5 जो कि एच सी एफ है, और इसमें बी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो जो को प्राइम है, तो ये जो ए एंड बी है ना, ए एंड बी, ए एंड बी ये को प्राइम है, जो इस 1 और 2 से रिलेट कर लो आप इसको, और जी इसमें एच सी एफ है जो हम निकाला है बाहर, तो उस हिसाब से मैंने ये नंबर लिखे हैं। थोड़ा मैंने टाइम ले लिया आपको समझाने के लिए, तो उस हिसाब से जी ए एंड जी बी। अब लिखा हुआ है एच सी एफ ऑफ पी एंड पी प्लस क्यू इज जी, तो पी अगर जी ए है एंड पी प्लस क्यू इज जी ए प्लस जी बी, विच कैन बी रिटन एज जी ए प्लस बी, तो जी ए और इसका एच सी एफ क्या होगा, जी से जी कट गया, मतलब सबसे हाईएस्ट फैक्टर दैट कैन बी कट, तो ये जी है, तो यस इसका एच सी एफ जी आएगा, तो ये तो सही है। वैसे ही एच सी एफ ऑफ पी, पी माइनस क्यू, तो पी का एच सी एफ, पी हमारे पास जी है, पी माइनस क्यू जी, ए माइनस बी है, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज जी, तो इसका एच सी एफ भी जी है, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, next question, the HCF and LCM of two numbers P and Q are this, HCF और LCM दे रखा है दो numbers का, ठीक है, respectively when P is divided by 55 है ना, the quotient is 4 and remainder is 0, what is the value of Q? okay, जब P को मैं 55 से डिवाइड करता हूँ ना, तो P को मैं 55 से डिवाइड करता हूँ, द क्वोशिएंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 0, तो इसका मतलब सिंपल है यार, P इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 5 ज़ा 20, 220 है यार, P की वैल्यू है हमारे पास 220। ठीक है, तो ये मैंने आपको P निकाल के बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q निकालना है, तो हमारे को पता है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, एच सी एफ है हमारे पास 44, एल सी एम हमारे पास 4620, P मैंने 220 अभी आपको निकाल के बताया क्योंकि ये इसमें छिपा हुआ था यार। P को जब 55 से डिवाइड करते हैं, 55 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है 4, क्वोशिएंट आता है 4 और रिमाइंडर 0 है, तो बस P 55 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी P की वैल्यू, तो वैसे करके मैंने 220 निकाल दी थी, और ये Q यहाँ पे लिख लिया। 22 0 से तो पहले 0 कट गया, 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, Q इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 कैरी थी, तो 924, 924 इज आर आंसर, सिंपल क्वेश्चन। तो यार ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक नंबर है, वो ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 600, 631 एंड 724 लिविंग द सेम रिमाइंडर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। जब भी कोई एक नंबर पूछा हो एन, है ना, जो कि तीनों को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर छोड़े, जो भी तीन नंबर दिए हैं उनको डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर छोड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे पहले, वो आ गया 31, एंड देन इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 93। ठीक है, सो अब क्या करना है हमारे को, इन दोनों का एच सी एफ निकालना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का एच सी एफ आ गया हमारे पास 31, 31, सो 31 इज आर आंसर, है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी कोई भी आपसे एक नंबर पूछा हो एन, जो कि कुछ गिवन नंबर्स हैं, उनको हाईएस्ट नंबर जो उनको डिवाइड करता हो और उनका रिमाइंडर सेम लाता हो, रिमाइंडर इनमें सेम आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस कर देते हैं 31 93, और इन दोनों में जो एच सी एफ होता है, इनका जो एच सी एफ होता है वो हमारा आंसर हो जाता है, वो हमारी एन की वैल्यू के इक्वल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 31, सो दिस वॉज द क्वेश्चन। अब ये पूछा हुआ है यार सिंपल सा क्वेश्चन, एल सी एम एच सी एफ निकालने वाला। ठीक है, व्हाट इज़ द एल सी एम ऑफ 3.6, इसको मैं 10 लिख लेता हूँ, 9/1000 एंड 27/100। ठीक है, तो फ्रैक्शन यार इनमें पता क्या होता है, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ना, तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है इसका तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं इन सब का। ठीक है, और नीचे वाले का हम इन नीचे वाले नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो ये निकाल लेते हैं हम, इससे आ जाता है हमारे पास एलसीएम किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर का। तो ऊपर सब
9 और 36 में एलसीएम तो 36 आ गया, एंड 36 एंड 27 में एलसीएम निकालना हो तो 12 थ्री सॉरी 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 108 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, ये एक ट्रिक है बेसिकली। जैसे 36 और 27 का मेरे को एलसीएम निकालना है ना, तो मैं एचसीएफ से पहले तो इनका वो कर लूँगा। 9 से मैंने इनको वो कर लिया, काट लिया। 9 4 ज़ा 36, 9 वॉज द हाईएस्ट नंबर जिससे ये कटेंगे। 4:3, अब ये नीचे को प्राइम है तो इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। 9 4 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108। तो इन ऊपर न्यूमिनेटर्स का एलसीएम तो आ गया 108, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 10। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 10.8 आ गया हमारे पास इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, 10.8। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं ना, जैसे ये 9/1000 है, जब भी ये फ्रैक्शन में होते हैं और इसका इन दोनों का एलसीएम निकालना हो, इन दोनों का एलसीएम निकालना हो, तो इसके लिए ट्रिक है कि ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, वो ऊपर आ जाएगी वैल्यू, और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लो, वो नीचे आ जाएगी वैल्यू, और वो आपका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ पर्सन कैन वॉक 13.3 किलोमीटर्स एंड 20.9 किलोमीटर्स, 13.3 किलोमीटर्स एंड 20.9 किलोमीटर्स, है ना, इन आवर्स, सो दैट रिक्वायर्ड नंबर इन केस इज़ अ होल नंबर। तो कुछ एक ऐसे इसका बस यार दोनों का एच लेना है हमारे को, और कुछ नहीं है। अब ये दोनों नंबर आते हैं यार 19 की टेबल में। 19 7 ज़ा ये 133, एंड 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19, 7 और 11 आगे को प्राइम, तो इन दोनों का एच आ गया 19। ठीक है, तो 19 से डिवाइड करोगे जब आप, तो ये दोनों के होल नंबर में आएगा, होल नंबर में आएगा। ठीक है, 19 से भी नहीं, 1.9 से। इसका डेसिमल लगा लिया ना मैंने, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा 1.9, तो एक डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 19 7 ज़ा 133, होल नंबर आ गया ना। वैसे ही 20.9 के केस में हो जाएगा 1.9, डेसिमल से डेसिमल कट गया, और 11, तो होल नंबर आ रहा है डिवाइड करके, तो 1.9 इज द आंसर। बेसिकली ये एच निकालना है इन दोनों नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिवाइसेज ऑफ 256? तो पहले तो हम इसके डिवाइजर निकाल लेते हैं, बेसिकली फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये आ गया सारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू द पावर 8। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का वो होता है 2 0 प्लस 2 1 प्लस 2 2, ये 8 तक लेके जाना है, ऐसे करके 8 तक लेके जाना है। और 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है, 2 रेज़ टू द पावर होता है 4, होता है 16, तो 8 हो जाएगा 16 इंटू 16 विच इज़ 256 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। ये मैं ट्रिक कर रहा हूँ, वैसे तो आप ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके ऐड कर सकते हो, बट ट्रिक में इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं 2 से, आ जाएगा 512। उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, ये जो ये एक होता है ये माइनस कर देते हैं, आ गया 511। सो 511 इज आवर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4, ऐसे करके नेचुरल नंबर जो आप गिन सकते हो, गिनने के लिए जो नंबर आप यूज़ करते हो। 3.5 हाँ करते हो आप, बट ऐसे मतलब नॉर्मल चीज़ों में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो यार ये बिल्कुल बात सही है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, वो हमेशा को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब ये अब नहीं कटेगा, इससे आगे नहीं कटेगा, है ना। तो ये हो गया। इफ m and n are relatively prime, m और n are relatively prime, then m and m मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली को प्राइम है दोनों, और बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा। बट 5 इंटू 7 यार 35 होता है, ये दोनों को प्राइम है, सॉरी 35 होता है, और ये इवन नहीं है, ये तो ऑड है, तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर दिस? इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा? तो यार 5 कहीं पे भी आया हो, और साथ में कोई भी इवन नंबर ना हो, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 10 बनाता है, और लास्ट में 0 आ जाएगी फिर। तो अगर 5 एंड देर इज़ नो इवन नंबर, ओनली ऑड नंबर्स आर देयर, तो हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका प्रोडक्ट जो भी आए लास्ट में इसके 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है और इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट p इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, n इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 8? वैसे तो यार ये होता है कि 8 का कोई भी मल्टीपल हो ना, 8 मतलब सॉरी, एन ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, 8 के मल्टीपल में एक ऐड करके। बट इसको मैं एज्यूम करके भी आपको करा देता हूँ। n को मान लेते हैं एक ऑड इंटीजर, मान लो 3 मान लो। ठीक है, तो p इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर कर दिया मैंने, ये आ गया 9। अब इसको 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 8 1 ज़ा 8, तो ये 1 आएगा, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ खास था नहीं।
वैसे आप किस कोई भी नंबर मान लो इस इधर ऑड, ये हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि हर एक ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इस फॉर्म में आता है ना, 8 के टेबल में एक ज़्यादा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस है ना वो इनिशियली एंड फाइनल, उसमें रिडक्शन हो गई 10% की, 10 से वो 9 हो गया, ठीक है। ये बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, वो सबको आता होगा इतना तो। और तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सेम रहेगी, अगर हमारा एक्सपेंडिचर है जो 2790 है ना, एक्सपेंडिचर है 2790 वो सेम रहा है, तो क्वांटिटी को ऑब्वियसली कम बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है कि शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 6.2 kg मोर। तो यहाँ से जो वैल्यू बढ़ी है ना वो 6.2 kg बढ़ी है, 6.2 kg। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 62 kg, 62 kg हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इससे जब मैं क्वांटिटी डिवाइड करूंगा तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा। तो वही हमारे से पूछा है व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम। 2790 से जब मैं 9 का डिवाइड करूंगा, सॉरी 2790 से, सॉरी मैं जब 62 का डिवाइड करूंगा, क्वांटिटी हमारे पास 62 है ना, तो क्वांटिटी, तो एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 6 4 6 4 24, ये आ गया 331, एक ज़ीरो नीचे, 5 310 आ गया, 45 इज़ आर आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब ये यार क्वेश्चन है, अ सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वलेंट टू सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स इज 31.6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। अब यार इसमें अगर आपको निकालना है तो यार ये ऐसे निकलेगा, देखो इसमें 1 माइनस में पी परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस में पी अपॉन में 2 इंटू में 100, क्योंकि पी अपॉन 2 है ना, 1 माइनस में पी अपॉन में 4 इंटू में 100, ये करके आपको पूरा, और फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, है ना। और उसको जब आप माइनस करोगे 100 से, 100 माइनस, सॉरी उसमें जब आप 31.6 ऐड करोगे तो वो इक्वल टू 100 होगी, ठीक है। तो ये पूरा करना पड़ेगा आपको टेक्निकली, पूरा ये सॉल्व करने के लिए, एंड इट कैन गेट वेरी कैलकुलेटिव, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में जो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मेरी अप्रोच तो ये रहती है यार कि एक तो पहले तो एक होल नंबर पकड़ो, है ना, जो आपको लगता है कि यार एग्जामिनर ने ये आंसर, मतलब मोस्ट केसेस में ऐसा होगा कि 20 या 24 में से कोई इसका आंसर होगा, क्योंकि 18 और 16 ये बड़ी थोड़ी सी वेग वैल्यूज़ हैं, बट लेट अस ट्राई विद 20। तो इसमें मैं 100 कर लिया, 20% का डिस्काउंट मतलब 80% रहेगी पहली बार में। फिर p/2 मतलब 10% का डिस्काउंट, p की वैल्यू मैंने 20 एज्यूम की है ना, तो p/2 हो गया 10 एंड p/4 हो गया 5। तो पहले लगा लिया मैंने 80%, मतलब 20% का डिस्काउंट, तो 80% होगी वैल्यू पूरी इसकी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 10% के डिस्काउंट के बाद 90% हो जाएगी, और उसके बाद 5% के बाद 95 हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक नंबर के इक्वल, ठीक है। उस नंबर में जब मैं 31.6 प्लस करूँगा तो वो 100 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमारे को पी की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी कि 20 है, अगर इन दोनों की प्लस करके 100 आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 4 चलेगा, 5 9 ज़ा 45, है ना, एंड 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। सो ये आ गया हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय अपना 18 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन में 25, है ना। तो इसको अब पूरा सॉल्व करेंगे अब हम। एक सेकंड, मैंने यार कुछ छोड़ा तो नहीं, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 8 95, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। ओके, एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं फिर से करके बता देता हूँ एक बार आपको, है ना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो 100 है, 100 हमने अज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट किया तो 80 अपॉन में 100, फिर 10% का दिया तो 90 अपॉन में 100, फिर 5% का दिया तो 95 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये 100 की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होके क्या बनी वो आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 18 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन में 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 19 इंटू में 18, 8 9 ज़ा 72, 8 1 ज़ा 8, 15, 9 1 2, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 8 9 ज़ा 72 होता है, 8 1 ज़ा 8, हाँ ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 14 एंड 342, सो 342 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ा 40, है ना, सॉरी 5 6 ज़ा 30 एंड 4 चला गया हमारे पास उस साइड कैरी, 5 8 ज़ा 40 एंड
5 4 से 20, तो ये आ गया हमारे पास 68 पॉइंट में 4। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 है ना, एक कैरी वहाँ पे चलेगी 8, और 8 9 10 ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो ये आ गया 100% वैल्यू हमारे पास पूरी आ गई। 100 पे मतलब हमने डिस्काउंट दे के कितना भी डिस्काउंट दिया हमने, 31.6% का डिस्काउंट दिया ना, तो वो वैल्यू पहुंच गई 68.4। ये वैल्यू हमने निकाली इस तरीके से 68.4। तो अब मैं 68.4 को अगर प्लस कर दूंगा 31.6 से, परसेंट यहाँ पे क्यों काम किया, क्योंकि हमने वैल्यू ही 100 अज्यूम की हुई थी, तो यहाँ पे 100 आ गया पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर था 20, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकोमोटिव इंजन कैन गो 40 किलोमीटर्स पर आवर। एक जो लोकोमोटिव इंजन है उसकी स्पीड है हमारे पास 40 किलोमीटर्स पर आवर। इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय अ क्वांटिटी दैट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अच्छा, इट वेरीज बाय अ क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है हमारे पास, इट डायरेक्टली वेरीज, इक्वल भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये साइन, ठीक है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी भी चीज़ के, और अगर अपॉन में लिखा हो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वेरीज, आगे क्या लिखा है, एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच टू इट। ओके, सो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू 40 माइनस रिड्यूस कैसे होती है, सॉरी क्यू निकाल लेते हैं मैंने, क्यू इज इक्वल टू, अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है के, उसको हम के मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू अंडर रूट में एन। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं क्यू की वैल्यू के अंडर रूट में एन, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इट इज़ नोन दैट इट्स स्पीड बिकम्स 16 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अच्छा, उसकी स्पीड बन जाती है 16 किलोमीटर्स पर आवर व्हेन 40 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, व्हेन 36 वैगन्स आर अटैच्ड। ओके, 36 नंबर ऑफ वैगन्स है, 36 आर अटैच्ड। इधर से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे यार, अब हम 6 के 36 का अंडर रूट होता है 6, ठीक है, 40 16, और ये इस साइड चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास, पहले तो 10 निकाल 24 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -6 के, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू आ गई 4। अब ये के की वैल्यू हमारे से पूछा गया है वैल्यू, वो देख लेते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स which move the engine with which the engine is unable to move। okay, तो स्पीड को यार होना पड़ेगा 0, है ना, तभी तो वैगन्स विल मतलब विल दैट ट्रेन विल बी, लोकोमोटिव इंजन विल बी अनेबल टू मूव, है ना, मतलब वो रुका रहेगा एक जगह, स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आ गया, एंड उसके बाद 40 माइनस में वही सब, के की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है इसकी अब की बार, एंड अंडर रूट में एन हमारे को निकालना है, कितने वैगन्स अटैच हो जाएंगे उस इंजन के साथ कि जो लोकोमोटिव इंजन है इट विल बिकम स्टेशनरी, ठीक है। तो स्पीड तो 0 होनी पड़ेगी स्टेशनरी होने के लिए, तो ये 40 साइड चला गया तो -40, माइनस में 4 अंडर रूट में एन, माइनस से माइनस कट गया, एन से 4 1 जा 4 4 0 0, इसका एन का स्क्वायर आ गया 100, सॉरी एन का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो बच गया एन, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू 10 का स्क्वायर करके 100, तो 100 इज आवर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू नंबर्स पी एंड क्यू आर सच दैट दे आर इन द रेशियो x रेशियो y, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद इधर लिखा इफ 1 इज एडेड, ओके, x+1 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ओके, बोथ द नंबर्स y+1 इज, ऐसे लिख लेंगे अपॉन में, तो रेशियो बन जाती है 7:10, ठीक है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 7:10। x और y में मैंने 1 1 ऐड किया, तो फिर दोनों की रेशियो बन गई 7:10। अगला क्या लिखा हुआ है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 3:4, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x प्लस में 10 इज इक्वल टू 7y प्लस में 7, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यूज़, 10x माइनस में 7y इज इक्वल टू -3, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी 4x माइनस में 3y इज इक्वल टू 9 10 10 11 12, ये भी -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं यार, दोनों को 20 बना लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये आ गया 14y, और ये आ गया हमारे पास 6 माइनस का, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 बनाने के लिए, ठीक है। और इसका साइन नीचे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी नीचे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 15y, और यहाँ पे आएगा 15, है ना, +15। तो अब माइनस कर लेते हैं, ये तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। 15y से मैंने 14y माइनस कर लिया, तो मेरे पास बच गया y,
साइन है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी इज इक्वल टू 15 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास बच जाएगा y की वैल्यू आ गई 9। तो इसको यार किसी भी इसमें डाल देते हैं, पहली वाली में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू अगर 9 डाली तो 10 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 आएगी, तो 6 + 1 7 होगा तभी। तो x हमारे पास आ गया 6, ठीक है। तो x प्लस वाई एंड x रेशियो x माइनस वाई का पूछा हुआ है। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x हमारे पास 6 है, y 9 है, तो दोनों को प्लस किया तो 15 आ जाएगा। एंड x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x को मैं माइनस करूँगा y से, तो यार ये तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 3, 3 5 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन में -1 दैट इज इक्वल टू माइनस में 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल्ड एट सी, ए बी सी। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए बी, अच्छा एक सेमी सर्कल ड्रॉन है ए बी पे, अच्छा एज ए बी एज, ओके 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 सॉरी एक सेकेंड यार, है ना, इधर लिखा हुआ है, मैं पहली लाइन मिस कर गया। इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल उसका सी पे बन रहा है, ठीक है, एंड बी यहाँ पे आएगा। सो सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए बी एज डायमीटर, ए बी को हमने डायमीटर माना हुआ है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ये पूरा डायमीटर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेडियस, ठीक है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन ए सी पे सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ए पी हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ए बी हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। फर्दर बी एंड पी आर जॉइंट, अच्छा ओके बी एंड पी आर जॉइंट, है ना। इफ बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो बी पी की वैल्यू निकालनी है यार हमारे को, बी पी की निकालनी है। तो यार ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान कैसे, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये पूरी तो हमारे को 10 दे रखी है, तो यहाँ पे हाई वो राइट एंगल ट्राइंगल का वो लगा के ये ऐसे को है 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, तो ऑब्वियसली ये 6 होगी वैल्यू, क्योंकि इसकी एक वो रेशो होता है ना 3 4 5 का, ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये तो 6 आ गई, तो ये मेरे पास 4 आ गई, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारा बी सी पी है, बी सी पी इज़ ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये है कि इसमें ये 8 है, ये 4 है, तो ये क्या 2 2 ज़ा 4। अच्छा चलो इसको हाइपोटेन्यूज करके कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास बी पी है का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारे पास 100। तो 100 का अंडर रूट कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, राइट एंगल बना और राइट इसमें हमने परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर से हमारे पास ये नीचे इसका बेस आ गया इस ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर हमारे को दिया हुआ था 8, इससे इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम ए बी सी डी ई, ओके। सो इनके यार सम्स के डिफरेंट वेरिएशंस निकालने, जब जिसमें सिर्फ 3 नंबर प्लस हो रहे हों, ठीक है। तो 3 नंबर अगर आप प्लस करोगे तो इफ़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द सम ऑफ ईच नंबर इज़ 120, तो जैसे ए बी सी करके, फिर बी बी सी करके, फिर सी बी सी करके, ऐसे करके आप सारे वो करोगे, ऐसे लिख लोगे लाइन में, और ये पता कितने बनेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए यार हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता है ना वो फॉर्मूला 5C3, 5 ये जो ये हैं 5 वैल्यूज़ हैं, उसमें से आपने 3 वैल्यूज़ चुननी है, तो कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 और 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया पूरा, एंड 2 इंटू में 1 2 2 ज़ा 4, तो 10 ऐसे पूरे के पूरे वो बनेंगे कॉम्बिनेशंस हमारे पास। और उन जब जब आपने सारे लिख लिए ए, फिर उसके बाद सी, उसके बाद सी, ऐसे ऐसे करके पूरे 10 लिख लिए, तो इनका सबका सम आ जाएगा 6A प्लस 6B प्लस 6C प्लस 6D प्लस 6E, ठीक है। ये सारे प्लस होंगे A B C D E अलग अलग उसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशंस में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120, तो 6 से मैंने इसको वो कर लिया कॉमन लेके, ठीक है, सारे 6 काट दिए, 20, तो ये आ गया A B C D E, A B C D E, ये पूरा प्लस करके आ गया हमारे पास 20, ठीक है। देन व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ A B C D E, अच्छा इसका भी मीन पूछा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 5 है ये, तो इनका सम है 20, इसको अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा 5 4 ज़ा 20 हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, उसका अरिथमेटिक मीन आ गया 4 ना। सम A B C D E का सम था 20 और कितने नंबर थे, ये 5 थे, तो ऐसे यही तो होता है मीन का फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 4,
आ गया मीन, आगे चलते हैं। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50, तो सम ऑफ सम 100 ऑब्जर्वेशन एंड अरिथमेटिक्स मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, तो 100 अपॉन में आ गया नंबर ऑफ, इसका ये आ गया 50, ठीक है। तो इफ 10 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन व्हाट विल बी द न्यू अरिथमेटिक मीन। यार ये तो कुछ नहीं है, अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप 10 10 10 ऐड कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, तो ओवरऑल जो मीन है उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि एवरेज एक तरीके से सभी चीज़ों की मतलब एवरेज ही है। अगर उस चीज़ में आप हर एक नंबर में उसके अगर आप 10 10 10 ऐड कर रहे हो, तो जो उसका एवरेज है ना उसमें भी 10 10 10 ऐड हो जाएगा, जो एवरेज है उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप माइनस कर रहे होते तो एवरेज से भी माइनस हो जाता 10। सेम होता है, जितना प्लस करोगे सारे नंबर्स, बस शर्त ये है कि सारे नंबर्स में सेम चीज़ होनी चाहिए कि +10 +10 +10 हर जगह हो रहा है, तो आप उसमें एवरेज में भी +10 कर दो। माइनस हो रहा है तो एवरेज में भी -10 कर दो। तो इसमें ऐड हो रहा था तो हम 60 कर देंगे। अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 50 था, द 10 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट विल बी द न्यू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो पहले था 50, उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया तो बन गया 60। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यार ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिविजन ऑफ सेट ऑफ नंबर एन नंबर्स इज दिस, मेजर्ड फ्रॉम 15 इज -90। अच्छा, तो हमारे पास दे रखा है कि अज्यूम्ड मीन की वैल्यू जब, एक सेकंड यार, अज्यूम्ड मीन की वैल्यू जब हमारे पास 15 है तो हमारे पास डी समीशन डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 90, ओके। और एन ये आ गया फॉर्मूला लगा के, और दूसरी सिचुएशन दी है, एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेम नंबर्स मेजर्ड फ्रॉम -3 इज़ 54। तो सिमिलरली जब हमारे पास अज्यूम्ड मीन है हमारे पास -3, तो समीशन डी की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन में एन। ये दो इक्वेशंस हैं यार, इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, सॉरी लिख लेता हूँ एक बारी, 15 ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा यार, -3 अपॉन में +54 अपॉन में n, तो 15 एंड -3 ये इस साइड चला गया, ये आ गया 18 एंड इज इक्वल टू 54 अपॉन में n +90 अपॉन में n, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 144, और ये 18 है, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8। सो सिंपल क्वेश्चन था यार, एन की वैल्यू अगर 8 आ गई तो अच्छा पूछा गया व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन। तो बस यार इसमें कुछ नहीं करना, ये एन की 8 की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा तो ये आ जाएगी हमारे पास, अरिथमेटिक मीन पूछा ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू, अज्यूम्ड मीन था 15 माइनस में ये अपॉन में 8, तो इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 8 8 1 ज़ा 8, एक कैरी साइड चलेगी, 8 1 ज़ा 8, आगे अगेन डेसिमल लग जाएगा, 8 2 ज़ा 16, और उसके बाद 8 5 ज़ा 40, तो ये आ गया हमारे पास 11.25। इसको 15 से वो कर दो, माइनस कर दो, है ना, 11.25 को, तो ये आ गया 0.75, ये 4 था यहाँ पे, तो यार 3 आ गया, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.75। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ द नंबर्स 59 53 51 43 and 36 and this are written in descending order and their median is 25. What is the value of, what are the values of x? तो यार ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ में ये जो ये दो वैल्यूज़ हैं ना इनका वो कर देना, क्योंकि ये कितनी वैल्यूज़ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वैल्यूज़ हैं, तो बीच की दो वैल्यूज़ का मीन हो जाएगा हमारे पास मीडियन के इक्वल, है ना। तो मीडियन हमारे को दे रखा है विच इज़ 25, जिसको हम 25 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, 8x + 1 प्लस x² + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इससे आगे हमारे पास वैल्यू x² + 8x एंड x² + 8x + 2 इज इक्वल टू 50, और ये 50 मैं इस साइड ले आऊँगा तो x² + 8x माइनस में 48 इज इक्वल टू में 0। अब इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं यार, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 48 आए। तो यार ये आ जाएंगे 12 एंड 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 48, और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास में आ रहा है 8। अब सॉरी, इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो जो बड़ा नंबर है उसको होगा उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, और जो छोटा नंबर है और पीछे नेगेटिव साइन है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर पीछे पॉजिटिव साइन हो तो दोनों का साइन सेम होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दूसरे को हम पॉजिटिव बना देते हैं, तो 4 पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया यार हमारे पास, एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यूज़। तो बट यार इस क्वेश्चन में एक सस्पेंस है, इसको आप -12 एंड 4 मत कर देना कि अगर मैं -12 की वैल्यू जब यहाँ पे डालूंगा ना तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा। ठीक है, जब बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं सारे नंबर, तो बीच में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। जैसे मान लो मैं 8 की जगह ये -12 डाल दूँ, x की जगह -12 + 1 डाल दूँ, तो इसको देख लो, ये आ जाएगा -96 + 1, तो ये आ जाएगा -95। तो -95 तो यार यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने माइनस की वैल्यू डाल दी यहाँ पे तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे नहीं फिर, है ना, ये थोड़ी होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फिर इसको सबसे पीछे होना चाहिए, है ना। बट तो यहाँ पे -12 नहीं करेंगे हम कंसिडर, तो 4 ओनली। तो इसको तो यार आप ऐसे ऑप्शन से भी देख सकते थे कि जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू है ना, चलो x² + 1 में तो डल सकती है वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट 8x + 1 में अगर आपने नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली देख सकते थे कि यार इसमें यही वाला पॉजिटिव है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यार ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें दे रखा है हमारे पास cos थीटा अपॉन में 1 - का sin थीटा, एंड प्लस में दे रखा है cos थीटा 1 + अपॉन में 1 + sin थीटा = 4। तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाले को कॉमन सॉरी cos को कॉमन ले लेता हूँ। cos थीटा मेरा कॉमन आ गया, और यहाँ पे मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे a + b × a - b हो जाएगा a² + a² - b² -sin² थीटा। ठीक है, और अब ऊपर चल जाएगी वैल्यूज़, यहाँ से ये ओके 1 + sin थीटा, ठीक है, एंड प्लस में चल जाएगा 1 - sin थीटा, तो = 4। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 1 2 हो गया, 2 अपॉन में 1 - sin² थीटा कितना होता है, ये होता है cos² थीटा, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो अगर sin² थीटा मैं वहाँ भेज दूंगा तो cos² थीटा = 1 - sin² थीटा, है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा, cos थीटा से ये स्क्वायर कट गया, 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो cos थीटा मैंने उधर भेज दिया, तो ये 2 नीचे आ गया 1/2। तो cos थीटा थीटा की cos की कौन सी वैल्यू पे, उसकी कौन सी डिग्री पे हमारी वैल्यू हाफ होती है, तो वो होती है थीटा = 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इसमें इसको डालना है, tan² 60 डिग्री, tan² 60 डिग्री इज़ बेसिकली 10 60 डिग्री = 1√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगी, और ये 1/3 आ जाएगी। 3 3 9 + 1 10 अपॉन में 3, 10/3 आ गया हमारे पास में आंसर इसका। ठीक है, सो यार दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था इस क्वेश्चन, इस सीरीज, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड ये था लास्ट क्वेश्चन यार। आई होप्स आप सबको मज़ा आया होगा। स्टे ट्यून्ड, पार्ट 3 भी आने वाला है। ऐसे करके हम 4 पार्ट्स में ये सारा क्वेश्चन पेपर कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।